नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आज पूर्वांचल में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बहराइच, गोंडा, बलरामपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों से संवाद के साथ वो अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। दरअसल बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी से पूर्वांचल के कई जिले जलमग्न हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुपरटेक ट्विन टावर मामले में आज एसआईटी नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचेगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद मामले की जांच के लिए संजीव मित्तल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी 5 सितंबर से यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन करने की तैयारी में है। सीएम योगी काशी से सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इस आयोजन की जिम्मेदारी कई मंत्रियों को भी दी गई है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि कोविड के बाद यूपी के कई जिलों में वायरल और डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार से अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। वायरल और डेंगू से मौतों की जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचेगी। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। टोक्यो पैरालंपिक में एक और मेडल मिला है हिंदुस्तान को। प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। ऊंची कूद में भारत के लिए उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को अब तक 11 पदक मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी है। प्रवीण कुमार को मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी और इसके साथ ही पदक की संख्या 11 पहुंच गई है। आज एक और पदक हिंदुस्तान की झोली में आ गया है और ये पदक जीता है प्रवीण कुमार ने, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको जीत की बधाई दी है। ऊंची कूद में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इसके साथ ही पदक की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ये अब तक के पैरालंपिक में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। 11 पदक इससे पहले भारत ने कभी नहीं जीते थे। 2 गोल्ड के साथ इस वक्त अंक तालिका में भारत लगातार ऊंचे पायदान पर बढ़ता जा रहा है और पदकों की संख्या हिंदुस्तान की 11 हो गई है। बेहतरीन प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बधाई भी आई है। उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं दी है। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर प्रवीण कुमार पर गर्व है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने यह लिखा है। आगे वो लिखते हैं, ये पदक उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। उनको बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और इस ट्वीट के साथ उन्होंने प्रवीण कुमार को बधाई दी। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर केस में सीएम योगी सख्त हैं। उनके निर्देश के बाद एसआईटी एक्शन में है। आज एसआईटी नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस जाएगी। जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी संजीव मित्तल की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसे 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। दरअसल नियमों की अनदेखी और अधिकारियों की मिलीभगत से यहां 40 मंजिला 2 टावर बनाए गए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। उसके बाद सीएम योगी इस पूरे प्रकरण को लेकर बेहद सख्त हैं। उनके निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत आज एसआईटी नोएडा अथॉरिटी पहुंचेगी। पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश होगी। हफ्ते भर के भीतर एसआईटी को रिपोर्ट सौंपनी है। सभी अधिकारियों की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके बाद सख्त कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं। संजीव मित्तल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 1 हफ्ते के भीतर पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है और उसके बाद वो रिपोर्ट शासन को सौंपनी है, क्योंकि सीएम योगी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त हैं और उनकी सख्ती के बाद ही एक्शन शुरू हो चुका है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, जिसके बाद नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी की अध्यक्षता संजीव मित्तल करेंगे। मित्तल के अलावा राजस्व विभाग के सीनियर ऑफिसर और मेरठ जोन के एडीजी भी एसआईटी में शामिल हैं। एसआईटी को कहा गया है कि वो जांच करे कि सुपरटेक के नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कैसे हुआ, किन लोगों की मिली भगत से 40 फ्लोर का अवैध टावर बनाया गया। इस रिपोर्ट को एसआईटी 1 हफ्ते के अंदर सौंपेगी। नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड के 2 टावर अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें गिराने का आदेश दे चुका है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। अब मुख्यमंत्री योगी ने उस मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है एसआईटी जांच को लेकर?
देखिए, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद योगी सरकार ने ये साफ कर दिया था कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल की अध्यक्षता में जो ये एसआईटी टीम गठित की गई है, उसमें एडीजी मेरठ जोन के साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार को शामिल किया गया है और ग्राम और शहर नियोजक अनूप श्रीवास्तव को मिलाकर इस एसआईटी टीम का गठन किया गया है। ये एसआईटी टीम आज से ही इस मामले की जाँच शुरू कर देगी और वो नोएडा पहुँचकर वहाँ पर उन तमाम बिंदुओं की जांच करेगी जिनके आधार पर इस बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया कि किस तरह से नियम और कानूनों को ताक में रख सुपरटेक बिल्डर्स को जो वहां पर ट्विन टावर बनाए गए उसको बनाने की इजाजत दी गई, कैसे इसका नक्शा पास किया गया और वो कौन कौन से अधिकारी थे जिनके इशारे पर ये नियम को कानून को ताक में रखकर ये काम किया गया है। इसीलिए सरकार ने 2004 से लेकर 2017 तक सपा बसपा कार्यकाल में जो भी अधिकारी रहे हैं जिनके इशारे पर इसको नियमों को ताक में रख इस तरह का नक्शा पास किया गया और जो भी वहां पर नियम कानून में उल्लंघन किया गया उसकी जांच की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरे मामले में करीब 1 दर्जन से अधिक आईएएस और पीसीएस इस रिपोर्ट आने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब इसकी जांच कैग ने की थी तो कैग ने भी ये कहा था कि करीब 20 से अधिक ऐसे बिल्डर हैं जो न तो नियम कानूनों को पूरा करते हैं और न ही उनके द्वारा बनाई गई जो इमारतें हैं वो ही नियम कानून को पूरा करते हैं। संकेत तो शुरुआत से मिल रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा टावर अवैध तरीके से यहाँ पर खड़ा हो नहीं सकता है। नोएडा से भी हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, आपके पास क्या अपडेट है एसआईटी के नोएडा पहुंचने को लेकर? किन किन बिंदुओं पर एसआईटी की जांच हो सकती है और क्या एसआईटी टीम उस प्रोजेक्ट की लोकेशन पर भी जा सकती है क्या? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो एसआईटी टीम गठित हुई है वो आज नोएडा दौरा कर सकती है और सबसे बड़ी बात है कि जो नोएडा एसआईटी के अधिकारी और बिल्डरों के बीच जो मिली भगत है इसी की जांच करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही जो सुपरटेक एमराज जो टावर है वो वहाँ जो जैसा कि आपने बताया वहाँ का भी दौरा कर सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है और करीब 3 बार इसमें जो बदलाव हुआ है वो किस तरह से बदलाव किया गया, कितनी मिली भगत है और किसके इशारे पर हुआ है। कुल मिलाकर के 2004 से लेकर के 2017 के बीच ये जो तमाम डेवलपमेंट हुए हैं गलत तरीके से, इसके बारे में एसआईटी की टीम जो है जांच करेगी और जांच करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपना है। इसमें जो भी जिनकी भी भूमिका संदिग्ध है, जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे, उनके ऊपर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सरकार है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। शायर मुनव्वर राणा को राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुनव्वर पर हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है। गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दी थी। लखनऊ बेंच ने गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुनव्वर राणा को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए उनकी तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल मुनव्वर राणा पर महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है और इसी आरोप के तहत हजरतगंज कोतवाली में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद वो हाईकोर्ट चले गए ताकि वहां से गिरफ्तारी पर रोक लग पाए, लेकिन फिलहाल वहां से उनको राहत नहीं मिली है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? अमित, देखिए, तालिबान को लेकर के एक विवादित बयान आया था मुनव्वर राणा का, जिसमें उन्होंने तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसको लेकर के एक सामाजिक संस्था की ओर से हजरतगंज कोतवाली में मुनव्वर राणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसी एफआईआर को निरस्त करने और अगर निरस्त नहीं होती तो अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए मुनव्वर राणा हाईकोर्ट लखनऊ बेंच पहुंचे थे, जहां पर डबल बेंच ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से, एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर संभल से, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर से अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। जब उनसे पूछा गया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे, तब उन्होंने कहा कि अगर गाय पर पाबंदी लगेगी तो उनके पास मुर्गा, तीतर और कटरा जैसे दूसरे जानवर भी हैं जिनकी कुर्बानी जायज है। लगा दे पाबंदी, हमारे पास और बहुत है, मुर्गा हैगा और तीतर हैगा और कटरा हैगा और सब जानवर हैंगे, लेकिन इंसान को यही कहा जो
जो जानवर पे कुर्बानी जायज़ है, तुम अगर एक पे कोई पाबंदी लग रही दूसरे पे कर लो। हमें तो कोई परेशानी है ना, हमें कोई इतराज़ नहीं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम योगी दौरा करेंगे। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर का दौरा करने वाले हैं सीएम योगी। करीब 2 बजे गोंडा के उमरी, बेगमगंज पहुंचेंगे सीएम। निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी करेंगे। राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री। बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेंगे। पूर्वांचल के तमाम जिले बाढ़ग्रस्त हैं, ऐसे में इन जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए सीएम योगी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बाढ़ पीड़ितों से संवाद करेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, निर्देशित करेंगे बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए। आज फिलहाल उनका कार्यक्रम क्या है, मिनट टू मिनट वो भी हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे बहराइच में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। 2:50 पर ग्राउंड जीरो पर जो हालात बने हुए हैं उसको जानेंगे। दोपहर 3 बजे बहराइच से गोंडा के लिए रवाना हो जाएंगे और गोंडा के तरफगंज पहुंचेंगे 3:30 पर। यहां पर 3:40 पर बाढ़ राहत केंद्र पहुंचेंगे सीएम योगी, उसका दौरा करेंगे। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे शाम 4:30 बजे और 4:40 पर गोंडा से बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बलरामपुर के उतरौला पहुंचेंगे, यहां पर भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करेंगे और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे शाम 5 बजे। दरअसल प्रदेश के कई इलाकों में खासतौर से पूर्वांचल में भीषण बाढ़ से इस वक्त आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है। गोरखपुर से होकर गुजरने वाली सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। राप्ती और रोहिणी नदी कहर बरपा रही है। यहां पर 200 से अधिक गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। उधर नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते सिद्धार्थनगर जिले के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। हापुड़ में गंगा के पानी से गढ़मुक्तेश्वर के घाटों इलाके के लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। कई गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है और गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सिपाही से एक युवक भिड़ गया। पुलिसकर्मी पर नशे में धुत होने का आरोप है। युवक ने आरोपी सिपाही का वीडियो बनाया। शिकायत पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। कैंट इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक सिपाही से भिड़ गया। आरोप है कि सिपाही नशे में था, जिसके बाद युवक ने उसका वीडियो बनाया और इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में युवक ने डायल 112 पर शिकायत की। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत करवाया गया। वीडियो सामने आया है, देखिए। इस सिपाही पर नशे में होने का आरोप है और इसके नशे में होने का ये युवक वीडियो बना रहा था। अभी पता चल जाएगा। ये वीडियो बना ले भाई। ये ड्रिंक किया कि नहीं किया, देखना जरा भाई। जबरदस्ती ड्रिंक किया कि नहीं किया। एक मिनट महक सुनिए इनकी। आप मास्क हटाइए, मास्क हटाइए, आप खुद हटाइए, आप खुद हटाइए। आप मैंने आप हटाइए, ड्रिंक नहीं किए हैं तो आप हटाइए ना मास्क। क्या कह रहे हैं? अरे वो ले जा रहे हैं, जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलो साथ में। जी जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहे हैं। जबरदस्ती पकड़ के लिए जा रहे हैं। थाने मेरे पापा बैठे हुए हैं, मैं भी थाने जाके बैठ जाऊँ। किस लिए? जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाने भी मेरे बाद में है और पकड़ भी वहीं जाऊंगा। इसलिए जबरदस्ती का धांधली की। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। और अब खबर सीतापुर से, जहां पर एक हादसे में नाबालिग मजदूर की मौत हो गई। रामगढ़ चीनी मिल में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बॉयलर की सफाई करते समय वो नीचे गिर गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद चीनी मिल के जीएम नाबालिग मजदूर के मिल में काम करने की बात को खारिज कर रहे हैं। वहीं नाबालिग के पिता का कहना है कि उनका बेटा पिछले 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा था। उधर ठेकेदार भी उसके काम करने की बात को सही ठहरा रहे हैं। ये चीनी मिल में कितने दिनों से काम कर रहा था? 2 साल से। लेकिन वहाँ के जीएम तो बता रहे हमारे वहाँ काम नहीं करता था। नहीं सर, कर रहा था वो काम। तो आज ये कैसे इसकी मौत हो गई? उसको झाड़ू वाला लेबर था, उसको ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर से गिर पड़ा। मतलब कहाँ चढ़ा दिया था? बॉयलर के ऊपर। अच्छा, या रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर परीक्षा पर लगी रोक हटाने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान, कहा 20 दिन के अंदर डीएलएड प्रशिक्षितों की करा ली जाएगी काउंसलिंग। मंत्री गणेश जोशी के डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। बुधवार को जौनपुर क्षेत्र के भटवाड़ी गांव में जागरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी कल रहेंगे पौड़ी के दौरे पर। श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में 215 मेगावाट के साथ जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्र से हरी झंडी, 50 से 90% तक हो चुका है काम। कई अलग अलग वजहों से अटका था काम। रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प, ठगी के आरोपी को छुड़ाने पहुंचे थे लोग, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पौड़ी के अयाल गांव में देवदार के 50 से ज्यादा पेड़ों का अवैध कटान, लापरवाही पर गांव वालों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। डीएम ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इस साल यूपी बनेगा जीएसटी काउंसिल का मेजबान। 17 सितंबर को लखनऊ में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। निर्मला सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री होंगे शामिल। ओवैसी के यूपी दौरे को लेकर जारी पोस्टर पर विवाद। एआईएमआईएम ने पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा। सरकार बदल चुकी है जिले का नाम। लखनऊ में एसपी की जनवादी जनक्रांति यात्रा का समापन। कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने किया संबोधित, कहा 2022 में यूपी से होगा बीजेपी का सफाया। लंबे समय बाद मंच पर नजर आए मुलायम सिंह यादव। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा सरकार बनाने के लिए ऐसा जोश जरूरी। प्रदेश के 56 लाख बुजुर्गों के खाते में पेंशन ट्रांसफर। लखनऊ से बटन दबाकर सीएम योगी ने किया करीब 837 करोड़ रुपए ट्रांसफर। सीएम योगी ने कहा इन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन हर गरीब और बेसहारा को मदद अब हमारा लक्ष्य। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निर्देश दिए समस्याओं के निपटारे के। दोहा में विदेश मंत्री और तालिबान डेलीगेशन की मुलाकात पर संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कहा हम तालिबान पर बोले तो देश के गद्दार खुद करते हैं मुलाकात। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया स्वागत, कहा गाय पर सियासत ठीक नहीं। एसपी की नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने गाय पर हाईकोर्ट के सुझाव का स्वागत किया। गाय को सिलेबस में शामिल करने की मांग की। देवरिया पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा का गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के मामले में बड़ा बयान, कहा कानून बनाने के नाम पर वोट की राजनीति करेंगे। अब यूपी में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के स्कूलों में टीचर्स के जल्द किए जाएंगे ट्रांसफर। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए तैयारी में जुटा विभाग। मदरसों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल, क्या राज्य मदरसों को फंड कर सकती है? क्या मदरसों में लड़कियों की एंट्री है? 6 अक्टूबर तक सरकार से मांगा जवाब। तालिबान समर्थकों को अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फटकार, कहा तालिबान की जीत का भारत में जश्न मनाना खतरनाक। तालिबान को समर्थन मतलब पुरानी बर्बरता के साथ रहना। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा हिंदुस्तान की धरती पर तालिबान का समर्थन होता है तो होता है दुख। जगतगुरु राम दिनेशाचार्य ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन किया, कहा तालिबान के कब्जे पर खुशी मनाना दानवता को आगे बढ़ाने जैसा। शाह के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा का बयान, तालिबान का अफगानिस्तान में दोबारा हुकूमत पा लेना चिंता का विषय। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। कई घंटे लखनऊ की सड़कों पर तांगा चलाया। कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर अहम मंजूरी। 36,230 करोड़ की लागत से बनेगा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे। नोएडा ट्विन टावर प्रकरण की जांच के लिए गठित होगी एसआईटी टीम में एसीएस एडीजी स्तर के अधिकारियों के साथ ही आर्किटेक्ट और प्लानर भी शामिल होंगे। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, वतन वापसी की लिस्ट में हिना का नाम शामिल।
और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से 4 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ये जुर्माना लगाया है। प्रदूषण फैलाने पर संस्थाओं पर कार्रवाई हुई है। 4 संस्थाओं पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी मानकों का उल्लंघन करने पर ही एक्शन लिया गया है। 1 हफ्ते के भीतर जुर्माना जमा करने के लिए भी कहा गया है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से हम आपको बता रहे हैं। 4 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी के मानकों का इन लोगों ने उल्लंघन किया है। प्रदूषण फैलाने के आरोप में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 4 संस्थाओं पर यह जुर्माना लगाया गया है। बदायूं में शराब के नशे में धुत 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि पहले किसी बात पर नशेड़ियों की आपस में कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों गुट लामबंद होकर आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। काफी देर तक पथराव होता रहा। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी लोग वहां से फरार हो गए थे। देर रात तक पुलिस इन हमलावरों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एसिड अटैक सर्वाइवर को 15 लाख रुपए की मदद की है। एसिड अटैक सर्वाइवर बाला की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका दिल्ली में इलाज चल रहा है। उसकी किडनी फेल हो गई है। बिजनौर की बाला आगरा के शिरोज हैंगआउट कैफे में काम करती थी, जिनकी मदद के लिए अब दीपिका पादुकोण आगे आई हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कानपुर में दबंगों ने विवाद के बाद सैगल नर्सिंग